जुनून एपिसोड 114। अब आगे। अगली सुबह विजय और प्रेम की आंखें अपने अपने समय पर खुल जाती है। प्रेम बिस्तर पर लेटे हुए ही अपना हाथ पूरे बिस्तर पर घूमता है, लेकिन मन्नत को न महसूस करके प्रेम अपनी आंखें खोल देता है और फिर प्रेम टाइम देखा है तो सुबह के 6:30 रहे थे। टाइम देखकर प्रेम बिस्तर पर लेटे हुए ही अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर एक गहरी सांस लेकर बिस्तर से उठ जाता है, क्योंकि प्रेम को पता था कि मन्नत हमेशा ही उससे पहले उठ जाती है। प्रेम पहले फ्रेश होता है और फिर वर्कआउट के लिए अपने ही विला में बने जिम में चला जाता है। विजय भी फ्रेश होता है और फिर जिम करने के लिए वो भी जिम में चला जाता है। प्रेम और विजय दोनों ही एक दूसरे को कंपटीशन देते हुए वर्कआउट कर रहे थे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं था कि प्रेम की बॉडी विजय से थोड़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी और प्रेम की पर्सनैलिटी विजय से ज़्यादा अट्रैक्टिव थी और प्रेम विजय से थोड़ा ज़्यादा हैंडसम लगता था। लेकिन विजय भी काम हैंडसम नहीं था। बड़ी से बड़ी मॉडल एक ही नज़र में विजय पर अपना दिल हर देती थी। जब भी विजय की ज्वेलरी का एग्जीबिशन होता था या फिर फैशन शो में विजय की ज्वेलरी को यूज़ किया जाता था तो बड़ी से बड़ी मॉडल विजय की अक्सर दीवानी हो जाया करती थी। इस समय दोनों ने सिर्फ अपना लोवर पहन रखा था और उनकी अपर बॉडी पसीने से भीगी हुई थी, और अगर इस वक्त कोई भी लड़की उन दोनों को देख लेती तो एक ही नज़र में उन पर फिदा हो जाती। दोनों ही इस वक्त बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रहे थे। आखिर भाई उन दोनों की अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी से तो उनकी पत्नियों भी नहीं बच पाई थी। आखिर सबसे पहले तो उनकी बीवियों को ही उनसे प्यार हुआ था। पूरे 1.5 घंटे वर्कआउट करने के बाद दोनों अपने पसीने को साफ करते हुए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और फिर दोनों ही 3 पीस सूट पहनकर अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नीचे आते हैं और अब उनका ध्यान पूरे विला पर जाता है जहां पर एक अलग ही वाइब आ रही थी। बहुत ही धीमी मगर मन को शांत करने वाली मनमोहन खुशबू आ रही थी। विजय और प्रेम दोनों ही मन्नत और नैना को आवाज लगाने वाले होते हैं कि तभी विजय के सामने नैना और प्रेम के सामने मन्नत अपने हाथों में आरती की थाल लेकर आ जाते हैं। विजय और प्रेम दोनों ही नैना और मन्नत को ऊपर से नीचे तक देखते हैं क्योंकि दोनों ही आज बहुत प्यारी लग रही थी। दोनों ने कांजीवरम साड़ी पहनी हुई थी जिसमें दोनों बहुत सुंदर लग रही थी। मन्नत की साड़ी येलो और रेड कॉम्बिनेशन की थी और नैना की साड़ी येलो और पिंक कॉम्बिनेशन के लिए। दोनों ने अपने बालों का जुड़ा बना रखा था जिस पर गजरा लगा रखा था। मन्नत ने मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, कान में झुमके, चेहरे पर हल्का मेकअप, माथे पर बिंदी, होठों पर लिपस्टिक, आंखों में गहरा काजल और हाथों में हरे रंग की चूड़ियां, और इतने में ही मन्नत कहर ढा रही थी। नैना ने भी माथे पर बिंदी, आंखों में गहरा काजल, होठों पर लाल लिपस्टिक, गले में एक बहुत ही प्यारा पेंडल और उसी के साथ के झुमके और हाथों में हरे रंग की कांच की चूड़ियां। नैना भी गजब लग रही थी। मन्नत प्रेम को तिलक करती है और उसे प्रसाद देती है। नैना भी विजय को तिलक करती है और उसे प्रसाद देती है। विजय प्रसाद खाने के बाद बोलता है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बस एक कमी है। नैना अपने कपड़े, अपना गला और अपने कान छूकर बोलती है, क्या हुआ, क्या कमी है? विजय मुस्कुराकर नैना की आरती की थाल में से एक चुटकी सिंदूर लेता है और नैना की मांग में भर देता है और नैना की आंखें अपने आप बंद हो जाते हैं। थोड़ा सा सिंदूर नैना की नाक पर भी गिर जाता है, जो नैना के चेहरे की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। मन्नत भी नैना और विजय को देखकर मुस्कुरा देती है। तभी प्रेम मन्नत को बोलता है, वाइफी, तिलक, प्रसाद, ये सब कुछ आज कुछ खास है क्या? मन्नत, हाँ, क्योंकि आज से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, इसीलिए 9 दिन तक अब सब कुछ बंद। आज से 9 दिन के लिए माता रानी हमारे घर आए हैं, इसीलिए अब से कुछ भी नहीं होगा। मन्नत की बात सुनकर विजय और प्रेम दोनों ही कंफ्यूज होकर मन्नत को देखने लगते हैं। तो विजय कंफ्यूज होकर मन्नत से पूछ लेता है, 9 दिन तक सब बंद मतलब? नैना, मतलब ये कि 9 दिन तक आपको बाल ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना होगा। और तभी विजय और प्रेम दोनों एक साथ थोड़ा चिल्लाकर बोलते हैं, व्हाट, नो वे। प्रेम, वाइफी, आज तुम्हारे 2 महीने खत्म होते हैं। मैं 2 महीने से कंट्रोल कर रहा हूँ, मुझसे नहीं होगा। विजय, क्या बकवास लगा रखा है? एक तो वैसे ही तुम मुझे अपने करीब नहीं आने देती हो और थोड़ा बहुत आता भी हूँ तो उसे भी तुम बंद कर रही हो। विजय और प्रेम दोनों ने ही अपनी बात को एक साथ बोला था। अपने अपने पति की बेशर्मी वाली बात सुनकर मन्नत और नैना दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाते हैं और फिर तभी मन्नत और नैना अपनी आंखें चुराते हुए इधर उधर देखने लगती हैं। दोनों को ही इस वक्त बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। तभी चंपाबाई वहां पर आकर बोलती है, चलो बच्चा लोग, नाश्ता लग गया है, तुम लोग नाश्ता कर लो। नैना और मन्नत तो वैसे ही दोनों ऑकवर्ड सिचुएशन में थे, उन्हें तो बस मौका मिल गया था वहां से भागने का और दोनों ही वहां से भाग जाती हैं।
नाश्ता करने के बाद प्रेम और विजय दोनों ही नैना और मन्नत से बात करना चाहते थे, लेकिन नैना और मन्नत जानबूझकर काम में बिजी हो रही थी, जिसको प्रेम और विजय भी समझ रहे थे। और इस वक्त प्रेम और विजय कुछ कर भी नहीं सकते थे, तो दोनों ही गुस्से में मुंह फुलाकर अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। एक अंधेरे कमरे में एक लड़की को जंजीरों से बांधा गया था। उसके शरीर पर बहुत ही अजीबोगरीब से कीड़े चिपके हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे उसे लड़की के शरीर में कुछ ही खून की बूंदें बची हो। उसे लड़की का पूरा शरीर सफ़ेद पड़ गया था, क्योंकि उस लड़की के शरीर पर जो कीड़े चिपके हुए थे वो उस लड़की का खून पी रहे थे। और तभी उस कमरे का दरवाज़ा खुलता है और एक तेज रोशनी उस कमरे में आती है, लेकिन इससे लड़की पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लड़की शायद बेहोश थी। लेकिन तभी वहां पर एक लंबी चौड़ी आकृति का एक आदमी आता है और उस लड़की के सामने रखी चेयर पर जाकर बैठ जाता है और अब उस कमरे में भी रोशनी हो गई थी। तभी वो आदमी अपनी सर्द आवाज में बोलता है, होश में लेकर आओ इसे। एक आदमी अपने हाथ में ठंडे पानी का जग लेकर आता है और उस लड़की के चेहरे पर पानी को डाल देता है, जिससे लड़की थोड़ा थोड़ा होश में आती है। लेकिन लड़की की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी थी। लड़की बहुत ही मुश्किल से अपनी आंखें खोलती है और जब लड़की सामने देखती है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और लड़की गुस्से में बोलती है, प्रेम तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दो और अगर माफ नहीं कर सकते तो मार दो मुझे, क्योंकि अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। 1 साल से तुमने मुझे यहाँ बंद कर रखा है, ना तो जीने दे रहे हो और ना ही मरने दे रहे हो। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि प्राची थी और उसके सामने बैठा हुआ शख्स प्रेम था। प्रेम प्राची के बालों को पकड़कर गुस्से में बोलता है, अभी तो बस 1 साल हुआ है। मेरी जिंदगी ने इस अंधेरी दुनिया में पूरे 4 साल गुजारे हैं। मैंने उसे घर दिया था, परिवार दिया था, लेकिन तुम जैसे लोगों की वजह से मेरी बीवी के जिंदगी के 4 साल भी कुछ इसी तरह नर्क में गुजरे थे। बैट से मारा था ना मेरी वाइफ को। इतना बोलकर प्रेम प्राची के शरीर से एक कीड़े को झटके से हटा देता है और उसी के साथ प्राची की खाल भी वहां से हट जाती है, जिससे प्राची की एक दर्दनाक चीख निकल जाती है। जितना दर्द तुमने मेरी वाइफी को दिया था उससे 1000 गुना दर्द मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारी वजह से ही उन 3 कमीनों की इतनी हिम्मत हुई कि उन्होंने प्रेम सिंघानिया की बीवी को हाथ लगाने की कोशिश करें। इतना बोलकर प्रेम एक और कीड़े को हटा देता है और इसी के साथ प्राची की फिर से एक दर्दनाक चीज निकल जाती है। प्राची का शरीर पहले ही बहुत कमजोर था और प्रेम की टॉर्चर न तो जैसे प्राची को जिंदा लाश बना दिया था, इसीलिए प्राची दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते और बेहोश हो जाती है। प्रेम अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और फिर अपनी कुर्सी से खड़े होकर बाहर जाते हुए बोलता है, इसकी सांसें रुकनी नहीं चाहिए, अगर इसकी सांसें रुकी तो मैं तुम सबकी सांसें रोक दूंगा। इतना बोलकर प्रेम वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ विजय का ऑफिस। अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था। 3 दिन बाद मिस्टर ओबरॉय की बेटी की शादी थी और शादी से 1 दिन पहले ही विजय को सारी ज्वेलरी उनके घर पहुंचाने थी, इसलिए विजय अपने काम में थोड़ा सा बिजी था कि तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। विजय जब सामने देखता है तो विजय की आईब्रोज सुकून जाते हैं, क्योंकि सामने प्रेम खड़ा था और जब विजय प्रेम को देखता है तो प्रेम बड़े ही एरोगेंट स्टाइल से अंदर आता है और विजय की सामने वाली चेयर पर जाकर बैठ जाता है। प्रेम अपने चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कान लाकर विजय को देखा है और फिर तंज भरे लहजे में ही विजय को बोलता है, मिस्टर विजय मेहता या फिर डायमंड किंग वीएम, लगता है सारा ध्यान सिर्फ प्रेम सिंघानिया को नीचे गिराने में ही लगा रहे हो। तभी तो कोई भी गुंडा आकर तुम्हारी बीवी को धमकी दे रहा है और तुम्हें उस बारे में कानो कान खबर तक नहीं है। प्रेम की बात सुनकर विजय का चेहरा डार्क हो जाता है, लेकिन विजय सवालिया नजरों से प्रेम को देख रहा था, जिसे समझकर प्रेम अपना फोन निकलता है और उसे पर एक ऑडियो क्लिप प्ले कर देता है। सुना है तू बहुत खूबसूरत है और बहुत बड़ी डॉक्टर भी है, तो तू विजू भाई के अड्डे पर ज्यादा अच्छी लगेगी। रात में विजू भाई के बिस्तर को गर्म करना और सुबह में जितने भी मेरे आदमी टूटे फूटे आते हैं उनकी मरहम पट्टी करती रहना। और अब विजय का चेहरा बिल्कुल काला पड़ चुका था। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसकी हाथों की नसें भी उभर कर दिखाई दे रही थी, क्योंकि विजय ने अपने हाथों की कष्टकर मुट्ठी बना रखी थी। विजय को बहुत गुस्सा आ रहा था। विजय इस वक्त एक भयानक शैतान लग रहा था, जिसे देखकर प्रेम के चेहरे पर भी एक शैतानी मुस्कान थी। प्रेम तंज भरे लहजे में विजय को बोलता है, अगर तुम मेरी बहन का ख्याल नहीं रख सकते तो कल तक तुम्हें डिवोर्स पेपर मिल जाएंगे, उन पर साइन कर देना, क्योंकि उसका ख्याल रखने के लिए अभी उसका भाई जिंदा है। इतना बोलकर प्रेम अपना फोन उठाता है और वहां से चला जाता है। प्रेम के केबिन से बाहर निकलते ही प्रेम को बहुत तेज कुछ टूटने की आवाज आती है।
जिसे सुनते ही प्रेम के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है और प्रेम एक शैतानी धुन बजाते हुए वहां से निकल जाता है। एपिसोड 115। अब आगे। देव विजय के केबिन के बाहर खड़ा था। उसकी सांसें थोड़ी बड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो भाग कर आया है, लेकिन उसे अंदर जाते हुए डर लग रहा था, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उसके बॉस ने उसे बहुत ही गुस्से में अपने केबिन में आने के लिए बोला था, जिससे देव समझ गया था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। देव डरते हुए केबिन का दरवाजा खटखटाता है तो अंदर से एक गुस्से भरी आवाज आती है, कमिंग। देव डरते हुए अंदर जाता है, लेकिन अंदर का माहौल देखकर उसका डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि विजय ने अपनी केबिन का ज्यादातर सामान तोड़ दिया था। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे कि विजय के केबिन में कोई भूकंप आया था। देव सामने देखता है तो विजय अपनी कुर्सी पर बिल्कुल लीन होकर बैठा हुआ था और उसके हाथ में सिगरेट थी जिसे वो लंबे लंबे कश ले रहा था और केबल में काफी धुआं भी था, जिससे पता चल रहा था कि विजय ने अभी काफी स्मोक किया है। देव डरते हुए बोलता है, सर आपने मुझे बुलाया। देव की बात सुनकर विजय अपनी कुर्सी से उठता है और सिगरेट की कश लेते हुए ही देव के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। विजय देव का हाथ पकड़ता है और उसके हाथ पर अपनी जलती हुई सिगरेट रगड़कर बुझा देता है। देव को दर्द तो बहुत होता है, लेकिन देव अपने चेहरे पर एक सेकंड भी नहीं आने देता। विजय बहुत ही सर्द आवाज में बोलता है, तुम्हारी लेडी बॉस को किसी ने कॉल किया था और उसे धमकी दी थी और तुम लोगों को अभी तक इस बारे में कुछ खबर भी नहीं है। तुमने ये तो पता लगा लिया कि किसी अननोन नंबर से तुम्हारी लेडी बॉस को कॉल आया था, लेकिन वो कॉल किसका आया था, किस लिए कॉल किया गया था, कुछ नहीं पता किया तुमने। विजय अपने चेहरे के डर के भाव को छुपाते हुए बोलता है, सर हमने उसे कॉल के बारे में सब कुछ पता कर लिया है। मैं आपको बताने ही वाला था। वो कॉल मुंबई से आया था और वो कॉल किसी मुंबई के लोकल गुंडे ने किया था, जिसका नाम विजू शिखरे है, लेकिन उसे वहां पर विजू भाई कहकर बुलाते हैं। देव अपनी पॉकेट से एक पेन ड्राइव निकालकर विजय को देते हुए बोलता है, सर इस पेन ड्राइव में लेडी बॉस और उसे विजू भाई की कन्वर्सेशन है। विजय उस पेन ड्राइव को लेकर गुस्से में दीवार पर मारता है, जिससे उस पेन ड्राइव के 2 टुकड़े हो जाते हैं। मुझे कन्वर्सेशन नहीं सुनना, मुझे वो विजू भाई चाहिए। तुम्हारे पास 2 घंटे हैं। 2 घंटे के अंदर अंदर मुझे वह गुंडा अपने सामने चाहिए और वो भी सही सलामत, याद रहे। उसके जिस्म पर एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। देव, ओके सर, इतना बोलकर वहां से निकल जाता है। देव खुद में ही बदबदाते हुए बोलता है, सो शैतान मरे होंगे तब जाकर सर ने जन्म लिया होगा, उनकी कमी पूरी करने के लिए, और पता नहीं लोग शैतान से क्यों टकराते हैं। अगर मरने का इतना ही शौक चढ़ा है तो जहर खा लो, फांसी लगा लो या फिर किसी गाड़ी के नीचे आ जाओ। क्या जरूरत है तड़प तड़प कर दर्दनाक मौत लेने की। देव ऐसे ही बदबदाते हुए वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ प्रेम का ऑफिस। मन्नत की कार सिंघानिया इंडस्ट्रीज के सामने आकर रुकती है, जिसमें से मन्नत एक सिंपल ग्रे कलर की साड़ी पहनकर बाहर निकलती है। मन्नत ने अपने बालों को खुला छोड़ा था और मन्नत का सिंदूर उसके बालों में छिपा हुआ था और गले का मंगलसूत्र भी साड़ी के ब्लाउज में छिप गया था, क्योंकि मन्नत का ब्लाउज कॉलर का बना हुआ था, जिससे मन्नत का मंगलसूत्र दिखाई नहीं दे रहा था। चेहरे पर सादगी वाली मुस्कान लिए मन्नत पूरी बिल्डिंग को ऊपर से नीचे तक देखी है। मन्नत आज पहली बार प्रेम के ऑफिस आई थी। मन्नत के हाथ में एक डॉक्यूमेंट फाइल थी और एक अपॉइंटमेंट लेटर भी था। दरअसल बात यह थी कि कुछ दिनों पहले प्रेम की कंपनी ने नए इंटर्न हायर करने के लिए एडवर्टाइजमेंट किया था और जिसे मन्नत ने देखकर उसमें अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए थे। मन्नत की क्वालिफिकेशन और उसके स्किल डॉक्यूमेंट के हिसाब से मन्नत की सीवी बहुत ही अट्रैक्टिव थी। मन्नत के डॉक्यूमेंट ने डिजाइनर डिपार्टमेंट के हेड को बहुत इंप्रेस कर दिया था, इसीलिए उन्होंने वीडियो कॉल पर ही मन्नत का इंटरव्यू ले लिया था और फिर मन्नत को अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल गया था, जिस बारे में मन्नत ने प्रेम को कुछ भी नहीं बताया था। मन्नत को आज सिर्फ विजिट करने के लिए बुलाया गया था और कल से मन्नत की ज्वाइनिंग थी। मन्नत अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लेकर अंदर जाती है। मन्नत रिसेप्शन एरिया पर जाती है, जहां पर एक खूबसूरत लड़की थी जिसने एक शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी और चेहरे पर ढेर सारा मेकअप कर रखा था। अपना अपॉइंटमेंट लेटर उस लड़की को दिखाती है। लड़की लेटर को देखने के बाद मन्नत को ऊपर से नीचे तक देखी है और फिर अपनी आंखें रोल करके लेटर को मन्नत को वापस देते हुए बोलती है, मेरे पीछे आओ। इतना बोलकर वो लड़की अपनी हाई हील पहनने बड़ी ही स्टाइल से चलकर अंदर की तरफ जाने लगती है और मन्नत भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। वो लड़की मन्नत को एक केबिन के सामने लाकर बोलती है, ये हमारे डिजाइनिंग डिपार्टमेंट के हेड मिस्टर रमेश चंद्र जी का केबिन है, तुम अंदर जा सकती हो।
इतना बोलकर वह लड़की वहां से चली जाती है और मन्नत एक गहरी सांस लेकर केबल का दरवाजा खटखटा आती है तो अंदर से आवाज आती है, कमिंग। मन्नत दरवाजा खोलकर अंदर जाती है तो सामने एक 45 साल का आदमी बैठा हुआ था, लेकिन उसकी बॉडी काफी अच्छे से मेंटेन की गई थी तो उसकी उम्र इतनी लग नहीं रही थी। रमेश चंद्र जी अपनी उम्र से लगभग 4 से 5 साल कम ही लग रहे थे। मन्नत रमेश चंद्र जी के सामने खड़ी हो जाती है। रमेश चंद्र जी अपनी फाइल में कुछ काम कर रहे थे, इसीलिए सामने ध्यान नहीं देती कि कौन आया है। मन्नत अपनी प्यारी सी आवाज में बोलती है, गुड मॉर्निंग सर, आई एम मन्नत भारद्वाज। मन्नत की आवाज सुनकर रमेश चंद्र जी सामने देखते हैं और फिर मुस्कुराकर बोलते हैं, अरे मन्नत तुम आओ बैठो। मन्नत भी सामने रखी कुर्सी पर बैठ जाती है तो रमेश चंद्र की मन्नत को देखते हुए बोलते हैं, वैसे तो तुम्हारी ज्वाइनिंग कल से है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम आज से ही सारा ऑफिस देख लो और अपना काम अच्छे से समझ लो ताकि तुम कल से ही अपना काम शुरू कर सको। देखो मन्नत, तुम्हारे डॉक्यूमेंट के हिसाब से मैं तुमसे बहुत ही इम्प्रेस हुआ हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक बात क्लियरली बता देना चाहता हूँ। तुम सिंघानिया इंडस्ट्रीज से जुड़ने वाली हो तो हमारी कंपनी के कुछ रूल हैं। यहाँ पर किसी की भी कोई सोर्स या सिफारिश नहीं चलती है। जितना अच्छा तुम काम करोगे उसी हिसाब से तुम्हारा प्रमोशन या फिर डिमोशन होगा, और काम के प्रति कोई भी लापरवाही हमारी कंपनी बर्दाश्त नहीं करती है। हमारे बॉस जो इस कंपनी के सीईओ मिस्टर प्रेम सिंघानिया हैं, वो किसी भी तरह की लापरवाही को माफ़ नहीं करते हैं, और जितना हो सके उनसे दूर ही रहना। उन्हें चिपकने वाले लोग या फिर चापलूसी करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। मन्नत एक ओबेडिएंट एम्प्लॉय की तरह अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। रमेश चंद्र जी, ठीक है तो फिर मैं तुम्हारी मदद के लिए किसी को बुला देता हूँ। वो तुम्हें ऑफिस भी दिखा देगी और तुम्हारा काम भी तुम्हें समझा देगी। रमेश चंद्र जी टेबल पर रखा फोन उठाते हैं और बोलते हैं, बानी सक्सेना को मेरे केबिन में भेजो। और फिर थोड़ी ही देर में एक खूबसूरत सी लड़की अंदर आती है। उसने भी ब्लैक कलर की एक वन पीस ड्रेस पहन रखी थी जो उसके घुटने तक की थी, लेकिन लड़की काफी जनरल लग रही थी। चेहरे पर भी उसकी सादगी का ही नूर था। तो रमेश चंद्र मन्नत को बानी के साथ भेज देते हैं और बानी को बोल देते हैं कि मन्नत को सारा ऑफिस दिखा दे और उसे काम भी समझा दे। मन्नत भी बानी के साथ चली जाती है। मन्नत बानी को सभी एरियाज दिखा रही थी और मन्नत भी सब चीज़ बहुत ध्यान से देख रही थी। सारी चीज़ें बहुत ही सलीके से और बहुत ही अच्छी तरीके से वहां पर बनाई गई थी। प्रेम का ऑफिस बहुत ही बड़ा और बहुत ही लग्जरियस था। वहां पर हर चीज़ के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट थे और हर डिपार्टमेंट में काम करने के लोगों की टीम भी अलग अलग थी। सभी लड़कियां मन्नत को देखकर मुंह बना रही थी। हालांकि मन्नत ने साड़ी पहनी थी और लड़कियां उसे बहन जी बोल रही थी, लेकिन मन्नत की खूबसूरती सभी लड़कियों की आंखों में चुभ रही थी और दूसरी तरफ लड़के तो जैसे मुंह खोले और आंखें फाड़े मन्नत को ही देख रहे थे। उनके लिए तो लग रहा था जैसे आज तक उन्होंने खूबसूरती तो कभी देखी ही नहीं थी। असली खूबसूरती तो अब उनके सामने आई है। और फिर बानी मन्नत को तो फ्लोर पर ले जाने के लिए एक लिफ्ट के अंदर जाती है। बानी मन्नत को पूरा ऑफिस दिखा रही थी तो इसी बीच मन्नत और बानी की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वानी, अब हम सीधा टॉप फ्लोर पर जा रहे हैं। वहां पर हमारे बॉस और इस कंपनी के सीईओ मिस्टर प्रेम सिंघानिया का केबिन है और वहां पर सिर्फ कुछ ही लोगों को जाना अलाउड है। हम अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें बाहर से सर का केवल दिखा दूंगी। मन्नत भी मुस्कुराकर अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है और तभी लिफ्ट खुलता है और मन्नत के सामने बहुत ही आलीशान नज़ारा होता है। पूरा फ्लोर बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस तरीके से सेट था। वहाँ की हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस थी। मन्नत थोड़ा सा अंदर आती है तो एक बहुत ही बड़ा और आलीशान केबिन था जिसके दरवाजे पर एक नेम प्लेट थी और उसे पर लिखा हुआ था, सीईओ मिस्टर प्रेम सिंघानिया, जिसे देखकर मन्नत के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। प्रेम का केबिन वैसे तो पूरा कांच के शीशे से बना हुआ था, लेकिन वो शीशे कुछ इस तरीके के थे जिसमें से अंदर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मन्नत का ध्यान एक खिड़की पर जाता है जो कांच की ही थी, लेकिन उसके पीछे का पर्दा हटा हुआ था और वो हल्की खुली हुई थी। मन्नत उसे खिड़की के पास जाती है और वहां से प्रेम को देखती है। प्रेम इस वक्त बिल्कुल सीरियस होकर अपने काम में मग्न था। प्रेम का पूरा फोकस अपने काम पर था। प्रेम के सामने कुछ फाइलें रखी हुई थी और एक फाइल में प्रेम कुछ काम कर रहा था और तभी प्रेम को भी मन्नत की प्रेजेंट फील होती है तो प्रेम एकदम से अपनी नज़र उठाकर चारों तरफ देखता है और मन्नत जल्दी से खिड़की से साइड हो जाती है। प्रेम अपने सारे ख्यालों को झांकते हुए वापस से अपना काम करने लगता है और खुद से ही बोलता है, वाइफी यहाँ कैसे आ सकती है, मैं भी ना।
वानी मन्नत के कंधे पर हाथ रखती है तो मन्नत वानी की तरफ देखती है। वानी मन्नत को बोलता है चले। मन्नत भी अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है और फिर थोड़ी ही देर में मन्नत और वानी दोनों ही मिस्टर रमेश चंद्र जी के ऑफिस में थे। रमेश जी, पूरा ऑफिस देख लिया मन्नत और अपना काम भी समझ लिया ना? मन्नत मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिलाते हुए बोलती है जी सर। रमेश जी, गुड, अब तुम्हें कल से ज्वाइन करना है और तुम्हारा जो ड्यूटी टाइम है वो सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक का है। ठीक है, तो कल सुबह 9 बजे मिलते हैं। रमेश जी की बात सुनकर मन्नत के चेहरे की हवाएं उड़ जाती हैं, जिससे रमेश चंद्र जी उसके चेहरे को देखकर बोलते हैं क्या हुआ मन्नत, कोई प्रॉब्लम है? मन्नत वापस से मुस्कुराकर बोलती है नहीं नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, अब मैं चलती हूँ, कल मैं सुबह 9 बजे तक आ जाऊंगी। इतना बोलकर मन्नत वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद मन्नत अपनी कार में परेशान बैठे हुए सोच रही थी मैं 9 बजे ऑफिस कैसे आ सकती हूँ? 9:30 बजे तो पतिदेव ही घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं और अगर मुझे 9 बजे कंपनी पहुंचना है तो मुझे 20 या 25 मिनट पहले घर से निकलना होगा। क्या मुसीबत है? अब तो बस एक ही ऑप्शन है, मुझे आज रात ही पतिदेव को सब कुछ बताना होगा। आई होप महादेव पतिदेव मान जाए बस। एपिसोड 116। अब आगे। हॉस्पिटल। नैना हॉस्पिटल से निकल रही थी कि तभी दरवाजे पर वो किसी से टकरा जाती है, जिससे नैना के पैर लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन नैना गिरती उससे पहले ही कोई नैना का हाथ पकड़ लेता है और नैना भी गिरने के डर से उसका हाथ पकड़ लेती है। नैना 2-4 गहरी गहरी सांस लेकर खुद को शांत करती है। तभी नैना का ध्यान अपने हाथ पर जाता है। नैना देखी है कि उसने किसी का हाथ पकड़ रखा है तो नैना उसका हाथ छोड़ देती है और सामने देखते हुए मुस्कुराकर डन के यू इतना ही बोल पाती है कि नैना के सामने जैकी खड़ा था, जो नैना को देखकर मुस्कुरा रहा था। नैना गुस्से में उसे देखकर बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने दोबारा आने की? मेरे साथ इतना कुछ गलत करने के बाद भी तुम मेरे सामने खड़े मुस्कुरा रहे हो। जैकी मुस्कुराकर बोलता है चाहता तो उसे रात तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकता था और तुम कुछ नहीं कर पाती। उस रात तुम खुद मेरे साथ डेट पर आई थी और मैं उस रात तुम्हारे साथ कुछ भी करता तो उसमें तुम्हारी भी मर्जी शामिल होती। नैना सवालिया नज़रों से जैकी को देखने लगती है तो जैकी अपना एक कदम बढ़ाकर नैना के करीब आता है और नैना की गर्दन से उसकी खुशबू को सुनते हुए नैना के कान में बोलता है क्योंकि मैं दुनिया वालों को यही बताता कि तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ आई थी और फिर अपनी ही मर्जी से मेरे साथ हमबिस्तर भी हुई थी, और सभी मेरा विश्वास करते। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी माँ एक अयाश औरत है तो उसके गुण उसकी बेटी में तो आएंगे ही ना, दुनिया का तो यही लगता। और यही नैना फिर से टूट जाती है और ना चाहते हुए भी उसकी एक आंख के कोने से एक आंसू की बूंद लुढ़क जाती है। लेकिन नैना एक गहरी सांस लेकर खुद को कंट्रोल करती है और फिर जैकी के सीने पर हाथ रखकर उसे जोर से धक्का दे देती है, जिससे जैकी लड़खड़ा जाता है। लेकिन जैकी संभलता उससे पहले ही नैना एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जोड़ देती है और जैकी संभल नहीं पाता, नीचे जमीन पर गिर जाता है। थप्पड़ लगने पर जैकी को बहुत गुस्सा आता है और जैकी एकदम से खड़ा होता है और एक पास ही में छोटी सी पान की दुकान से एक कांच की बोतल उठाता है और नैना की तरफ मारने के लिए बढ़ता है। नैना डर से दोनों हाथों को क्रॉस करके अपने चेहरे के आगे कर लेती है और थोड़ा सा झुक जाती है और कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। और जब कुछ देर तक नैना को किसी भी दर्द का एहसास नहीं होता तो नैना आंखें खोलकर सामने देखती है। सामने 2 से 3 बॉडीगार्ड ने जैकी को पकड़ रखा था और तभी उनमें से एक बॉडीगार्ड नैना के सामने आकर बोलता है डोंट वरी मैडम, हमारे होते हुए कोई भी आपके हाथ नहीं लग सकता। विजय सर ने स्पेशली हमें आपकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर रखा है, इसे हम संभाल लेंगे मैडम, आप घर जाए। और तभी नैना की कार उसके सामने आकर रुकती है और वो बॉडीगार्ड नैना की कार का दरवाजा खोल देता है। नैनो कार में बैठने जाती ही है लेकिन कार के पास आकर रुककर वापस जैकी के पास जाती है और उसके सामने अपने सीने पर हाथ बांधकर खड़ी हो जाती है। जैकी उन बॉडीगार्ड से छूटने के लिए छटपटा रहा था, तभी नैना जैकी को घूरते हुए बोलती है क्या कहा था तुमने उसे रात मुझे, कि मैं कभी किसी की जीवन संगिनी नहीं बन सकती, कोई मुझसे शादी नहीं करेगा, मुझे अपनी रखेल बनाएगा लेकिन शादी नहीं करेगा। तुम जानते हो जिन बॉडीगार्ड ने इस समय तुम्हें पकड़ रखा है, वो बॉडीगार्ड मेरे भाई के नहीं मेरे पति के हैं। हाँ, मैं शादीशुदा हूँ, किसी की पत्नी हूँ, किसी के घर की इज्जत हूँ और किसी के खानदान की बहू हूँ मैं। और दोबारा मेरे आसपास भटकने की कोशिश मत करना वरना मेरे पति तुम्हें जान से मार डालेंगे। पति शब्द पर नैना कुछ ज्यादा ही जोर देती है।
इतना बोलकर नैना गुस्से में पलट जाती है और कार में बैठकर वहां से निकल जाती है। जिसने नैना को बताया था कि वह विजय के बॉडीगार्ड्स हैं और कार का दरवाजा खोला था। नैना की सारी बातों को ध्यान से सुन रहा था और अब उस बॉडीगार्ड के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी और उस बॉडीगार्ड का नाम सक्षम राव था। सक्षम राव विजय की सिक्योरिटी का इंचार्ज हेड था। सक्षम राव की ही अंडर में विजय की सारी सिक्योरिटी होती थी। सक्षम यहाँ पर अपने सारे बॉडीगार्ड्स के काम को देखने आया हुआ था और तभी उसने जैकी को बोतल उठाकर नैनो की तरफ मारते हुए देख लिया था और झट से उसे पकड़ लिया था। सक्षम जैकी को देखा है जो बॉडीगार्ड से छूटने के लिए झटपट आ रहा था। सक्षम उसे देखकर अफसोस जताते हुए बोलता है, बहुत बड़ी गलती कर दी तुम नहीं जानते, तुमने किसी पर हाथ उठाने की गलती की है। अगर गलती से उन्हें एक खरोच भी आ जाती ना। इतना बोलकर सक्षम सीटी बजाते हुए अपनी गर्दन पर एक उंगली फेरकर आसमान की तरफ इशारा करता है और फिर एकदम सीरियस होकर पलट जाता है और बहुत ही सीरियस आवाज में हल्का गुस्से से बोलता है, लेकर चलो इसे बॉस के पास, अब वही इसका क्रियाकर्म करेंगे। दूसरी तरफ मन्नत विला, नैना और मन्नत दोनों ही मिलकर किचन में खाना बना रही थी। तभी मन्नत थोड़ा परेशान होकर नैना को बोलता है, नैना सच में तुम्हारे भाई मान तो जाएंगे ना, मुझे ना डर लग रहा है कहीं गुस्सा होंगे तो मैंने उन्हें बिना बताए अप्लाई किया है और वो भी उन्हीं की कंपनी में। नैना सब्जी काटते हुए बोलती है, भाभी आप बेवजह परेशान हो रही हो। हाँ भैया नाराज होते, अगर आपने किसी और कंपनी में अप्लाई किया होता। आपने तो भाई की कंपनी में अप्लाई किया है तो वो आपसे नाराज क्यों होंगे। और रात में ना थोड़ी पप्पियाँ झपियाँ दे देना, भाई ऐसे ही मान जाएंगे। मन्नत अपने ख्यालों में ही घूम होकर बोलती है, इसी बात का तो अफसोस है, नवरात्रे चल रहे हैं इसीलिए नहीं कर सकती, वरना तो डर की कोई बात ही नहीं थी। और तभी मन्नत का एहसास होता है कि फ्लोस्लो में अभी मन्नत ने क्या बोल दिया। नैना मन्नत को छेड़ते हुए बोलती है, क्या बात है भाभी, आप तो बड़ी रोमांटिक है। नैना मुझे छेड़ना बंद करो वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। और हाँ तुम ना अपने बारे में सोचो, अगले हफ्ते अंकल आंटी आ रहे हैं, सोचो उनके सामने कैसे जाओगी। उन्होंने तुमसे अपने बेटे का ख्याल रखने के लिए कहा था, शादी करने के लिए नहीं। नैना और मन्नत का रिश्ता नंद भाभी का कम एक दोस्त का ज्यादा बन गया था, इसीलिए दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल दोस्तों की तरह रहती थी। नैना भी थोड़ा सीरियस होकर बोलते हैं, भाभी इसी बात का तो मुझे भी डर है, लेकिन मैं क्या करूं, और शादी मैंने नहीं की थी, जबरदस्ती करी उन्होंने मेरे साथ। और आपको क्या बताऊं, हुक्म तो ऐसे जलते हैं मुझ पर जैसे कि मैं उनकी गुलाम बन गई हूं। और तभी नैना के कानों में विजय की आवाज आती है, जान जान एक कप कॉफी। नैना हल्का मुस्कुराकर मन्नत की तरफ देखकर बोलती है, देखा आते ही ऑर्डर दे दिया। नैना को देखकर मन्नत को हंसी आ जाती है और तभी मन्नत के कानों में प्रेम की आवाज आती है, वाइफी दशमलव एक कप कॉफी। और प्रेम की आवाज सुनकर मन्नत और नैना दोनों ही हंस पड़ती है। थोड़ी देर बाद सभी लोगों ने डिनर कर लिया था और अपने अपने कमरे में चले गए थे और नैना भी विजय के कमरे में थी, क्योंकि नैना को पता था कि अगर वो खुद से उसके कमरे में नहीं जाएगी तो विजय उसे जबरदस्ती उठाकर अपने कमरे में ले जाएगा। प्रेम का कमरा। प्रेम सोफे पर बैठकर लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था और मन्नत अपने हाथ पर बॉडी लोशन लगाते हुए बेड पर बैठे प्रेम को ही देख रही थी। प्रेम एकदम से लैपटॉप से अपनी नजरें हटाकर मन्नत को देखते हुए बोलता है, कुछ कहना चाहती हो। प्रेम की बात सुनकर मन्नत एकदम हड़बड़ा जाती है, नहीं हाँ मतलब नहीं, मतलब हाँ कुछ बात करनी है। मन्नत के इस तरह से जवाब देने पर प्रेम अपनी आंखें छोटी करके मन्नत को घूरते हुए बोलता है, अब क्या किया है वाइफी तुमने, मुझे सब सच सच और क्लियरली बताओ। प्रेम की बात सुनकर एक पल के लिए तो मन्नत घबरा जाती है, लेकिन फिर खुद को शांत करके एक लंबी सांस लेती है और फिर एक ही सांस में बोलती है, अभी जब आपकी कंपनी से इंटर्नशिप की वैकेंसी निकली थी तो मैंने भी उसमें अपना इंटरव्यू दिया था और मुझे आपके कंपनी में जॉब मिल गई है और कल से मेरी ज्वाइनिंग है सुबह 9 बजे से। प्रेम गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, व्हाट हैव यू गॉन मैड, मैंने तुम्हें तुम्हारी कंपनी खुलवा कर दी है और तुम अपनी कंपनी का काम छोड़कर मेरी कंपनी में इंटर्नशिप करोगी। बिजनेस किंग प्रेम सिंघानिया की वाइफ उसी की कंपनी में इंटर्नशिप करेगी। तुम्हारे दिमाग में ये फालतू के आइडियाज आते कहाँ से हैं और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें ये करने दूंगा। मन्नत प्रेम को समझाते हुए बोलती है, पतिदेव शांत हो जाए और पहले मेरी बात सुनिए। देखिए आपने मुझे एक कंपनी खड़ी करके दे दी है, लेकिन मुझे बिजनेस के बारे में कुछ नहीं आता और कंपनी चलाने के लिए मुझे बिजनेस की स्किल और टेक्निक पता होनी चाहिए और उन सब को सीखने के लिए ही मैंने आपकी कंपनी ज्वाइन की है।
आपकी कंपनी से अच्छा एक्सपीरियंस मुझे कहाँ मिल सकता है? अगर ऐसी ही बात थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मन्नत, अगर मैं आपको बता देती तो आप मुझे कभी भी ये सब करने नहीं देते। इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया, और दूसरी बात, मैंने आपकी कंपनी में अपना नाम मन्नत भारद्वाज बताया है, ना कि मन्नत प्रेम सिंघानिया। इतना बोलने के बाद तो मन्नत डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। मन्नत को एक धक्का लगता है और मन्नत दूसरे पल बिस्तर पर थी और प्रेम उसके ऊपर। और उसी पल मन्नत को अपने पेट में बहुत तेज दर्द होता है, जिससे मन्नत की दर्द भरी चीख निकल जाती है और प्रेम एक झटके से मन्नत के ऊपर से हट जाता है। मन्नत ने अपने हाथों से पेट को पकड़ रखा था। प्रेम भी मन्नत के पेट पर हाथ रखकर मन्नत के पेट को सहलाने लगता है, जिससे धीरे धीरे मन्नत का दर्द कम हो जाता है। प्रेम मन्नत को सीने से लगाते हुए बोलता है, एक बार तुम ठीक हो जाओ वाइफी, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। प्रेम की बात सुनकर मन्नत के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और मन्नत प्रेम के सीने से बंदर के बच्चे की तरह चिपक जाती है। दूसरी तरफ विजय का कमरा। नैना अपनी आंखें बंद करके करवट लेकर बिस्तर पर लेटी हुई थी और तभी नैना को अपने पेट पर किसी की ठंडी छुअन महसूस होती है और फिर नैना को अपनी गर्दन पर भी किसी की गर्म हाथ महसूस होने लगते हैं। नैना छट से अपनी आंखें खोलकर विजय के हाथ को पकड़ लेती है और सीधी लेटकर विजय के सीने पर हाथ रखकर बोलती है, ये आप क्या कर रहे हैं? सुबह ही आपको बताया था कि नवरात्रि चल रहे हैं तो ये सब कुछ बंद, और फिर भी आप। विजय नैना के दोनों हाथों को पकड़कर बिस्तर पर दबा देता है और फिर नैना की गर्दन पर जोर से काटकर वहां पर स्मूच करता है और फिर मदहोशी में नैना से बोलता है, जिस दिन तुम जैकी के साथ डिनर पर गई थी उसे दिन क्या हुआ था? विजय की बात सुनकर नैना जैसे अपनी जगह पर जम जाती है। हाँ नैना को कुछ ना बोलते देखकर विजय वापस से नैना की गर्दन पर काट लेता है और वहां पर जोर से स्मूच करते हुए, मैंने कुछ पूछा है जान? विजय के शब्द नैना की आंखों के सामने फिर से वही नज़ारा ले आते हैं जिनसे नैना की जिंदगी बदल गई थी, और वो नज़ारा नैना की आंखों में आंसू ले आता है और नैना खुद को रोने से नहीं रोक पाती और नैना विजय के सीने से लगकर रोते हुए बोलती है, उसे जैकी ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी उसे रात। वो ये आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।